और हम शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर से जो पटना के बख्तियारपुर से आ रही है, जहां एक घर में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। पटना से करीब 50 किलोमीटर दूर बख्तियारपुर में शनिवार रात दर्दनाक हादसा हुआ। पुरानी बाईपास पर बाइक पार्ट्स की दुकान और उससे जुड़े हुए मकान में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि घर में मौजूद लोगों को संभलने का मौका नहीं मिल पाया। इस हादसे में सास बहू और 6 महीने की मासूम बच्ची की जिंदा जलने की वजह से मौत हो गई। बच्ची के माता पिता ने छत से कूदकर अपनी जान बचाई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि घर के अंदर मौजूद लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाया। घटना की खबर मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची। फायर फाइटर्स ने काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आग लगने की वजह का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बख्तियारपुर में एक दुकान ऑटो पार्ट्स की थी बाहर, और उसी से सटा हुआ जो मकान था उसमें देर रात आग लग गई। आग इतनी तेज़ी से फैली कि घर में रहने वालों को मौका ही नहीं मिला कि वो घर से बाहर निकल पाते। 2 लोगों ने किसी तरह से छत से कूद करके अपनी जान बचाई, लेकिन 3 लोगों की जान चली गई, जिसमें एक मासूम बच्ची है 6 महीने की, उसकी भी जान इस हादसे में गई। आप देखिए स्थानीय लोगों की मदद से फायर फाइटर्स ने किस तरीके से जो अगल बगल के मकानात हैं उनकी छतों से उस छत पर उतर करके किस तरीके से लोगों की ज़िंदगी और एक छोटे बच्चे को देखिए निकालने की कोशिश की जा रही है। और ये आग में झुलस गया है ये बच्चा। बताया जा रहा है कि इस बच्चे की को बचाया नहीं जा सका। 2 महिलाओं की जानें गई है। कैसे लगी आग, इस सवाल का जवाब अभी तक पुलिस प्रशासन को नहीं मिल पाया है। इसकी जांच की जा रही है, लेकिन आग इतनी तेज़ी से फैली कि घर वालों को संभलने का मौका नहीं मिला और बड़ा नुकसान हुआ। 3 लोगों की जान चली गई। 2 लोगों ने किसी तरह से छत से कूद करके अपनी जान बचाई। दुकान है जिसमें मोबिल ऑयल और प्लास्टिक सामान जिसमें किसी कारण आग लग गई है, जिसका कारण अभी वर्तमान में घटना के समय घर के अंदर 4 लोग थे और 2 व्यक्ति घर के बाहर। उन 4 लोगों में सभी लोग को बाहर निकाल दिया गया है एम्बुलेंस के द्वारा, और एम्बुलेंस के द्वारा इन लोग को थोड़े उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजा गया है, जहाँ पर फिलहाल इनका अभी ट्रीटमेंट है। आग दुकान में लगी थी सर? आग दुकान में लगी है। मोबिल ऑयल के कारण लगने की अभी तक प्रथम दृष्टया सूचना है, और अभी थोड़ी देर बाद जब आग पे पूरी तरीके से काबू पा लिया जाएगा उसके बाद इसका एक्चुअल कारण क्या है। रात कार अभी चालू है सर? रात कार वर्तमान में चालू है। आग पर काबू पा लिया गया है, क्योंकि फिर भी जो चीजें अभी बहुत गर्म है और अगल बगल बहुत सारा जो है आग के धुएं चले गए, उनको बुझाने के लिए दमकल की गाड़ी और साथ ही एम्बुलेंस भी यहाँ पर है। अब बड़ी खबर जापान से है, जहां आपसे थोड़ी देर पहले 5.9 की तीव्रता का भूकंप आया। इस भूकंप के झटके राजधानी टोक्यो में भी महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र जापान के दक्षिण में इराबाकी में जमीन की सतह से 70 किलोमीटर नीचे था। भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया। इराबाकी में 5 लोगों के घायल होने की भी खबर है। इराबाकी, चाइबा और साइतामा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। अब से कुछ देर पहले जापान में 5.9 तीव्रता का भूकंप आया, और इस भूकंप का जो केंद्र था वो दक्षिण में इराबाकी के पास था और ज़मीन की सतह से करीब 70 किलोमीटर नीचे था। इस भूकंप के झटके राजधानी टोक्यो में भी महसूस किए गए। इसके अलावा इराबाकी में भी झटके महसूस हुए। वहाँ पर 5 लोगों के घायल होने की खबर है। चाइबा, साइतामा जैसे इलाकों में भी भूकंप के झटकों को महसूस किया गया। ये शुरुआती तस्वीरें देखी आ चुकी है जापान से, जहाँ पर 5.9 तीव्रता के भूकंप से धरती हिली और इसके बाद सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम बता रहे हैं आपको। जापान में 5.9 तीव्रता का भूकंप आया है और इस भूकंप में अब तक 5 लोगों के जख्मी होने की खबर है। जापान के एडमिनिस्ट्रेशन ने इस भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया है। बीजेपी की नई टीम की पहली बैठक के दूसरे दिन आज अध्यक्ष जो है पार्टी के नितिन नवीन संगठन की समीक्षा करने वाले हैं। आज की मीटिंग में सभी प्रदेशों के अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और प्रभारी मौजूद रहेंगे।
जहां चुनावी राज्यों यूपी, उत्तराखंड, पंजाब और समेत दूसरे राज्यों में चुनाव को लेकर तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा बैठक में पार्टी के जरिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों समेत संगठन के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत होगी। शनिवार को नितिन नवीन की नई टीम की पहली बैठक में पहुंचे पीएम मोदी का बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने स्वागत किया। मीटिंग में पीएम ने बीजेपी के पदाधिकारियों को पार्टी को और मजबूत करने, लोगों से कनेक्ट करने का मंत्र दिया। पीएम ने एक्स पोस्ट पर लिखा, नई संगठनात्मक टीम के साथ काफी अच्छा संवाद रहा। संगठन की बैठकें नए विचारों और नजरिए पर केंद्रित होती हैं, जिनका मकसद पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ जुड़ाव को और गहरा करना होता है। पार्टी के साथियों और नई संगठनात्मक टीम के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। बीजेपी की नई टीम की पहली मीटिंग में खुद पीएम मोदी पहुंचे। पॉलिटिक्स के साथ एक कुशल संगठन का मंत्र दिया, पार्टी को मजबूत करने और पब्लिक कनेक्ट पर जोर दिया। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में सभी पदाधिकारियों से बात की। सभी पदाधिकारियों ने अपने अपने अनुभव और करियर के बारे में प्रधानमंत्री को बताया। पीएम मोदी ने सबको ध्यानपूर्वक सुना और अपने संगठन महामंत्री समय के अनुभवों को सबके साथ साझा किया। पीएम ने बताया कि संगठन को कैसे आगे बढ़ाना है और उसे मजबूत करना है। पीएम के मंत्र को अमल में लाने की तैयारी भी बैक टू बैक शुरू हो चुकी है। आज बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन संगठन की समीक्षा पर अहम बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में सभी प्रदेशों के अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और सभी राज्यों के प्रभारी मौजूद रहेंगे। सुबह 10 बजे से बीजेपी हेडक्वार्टर में शुरू होने वाली मीटिंग में चुनावी राज्य यूपी, उत्तराखंड, पंजाब समेत दूसरे राज्यों के चुनाव को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा बैठक में पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों समेत संगठन के दूसरे मुद्दों पर भी मंथन होगा। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की 65 सदस्यों वाली टीम की पहली मीटिंग में शनिवार को पीएम मोदी ने पार्टी पदाधिकारियों को संगठन का मंत्र दिया तो दो अहम मुद्दों, सेवा संकल्प अभियान और वंदे मातरम के सम्मान पर पार्टी की मीटिंग का फोकस रहा। पीएम मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से एक पखवाड़े तक बीजेपी हर साल सेवा पखवाड़ा मनाती रही है, लेकिन इस साल पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने पर पार्टी 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान चलाएगी। इसको लेकर राष्ट्रीय स्तर पर 31 अगस्त तक सभी राज्यों में वर्कशॉप और उसके अगले 5 से 7 दिनों के भीतर जिला स्तर पर बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिससे कि सेवा संकल्प अभियान की तैयारी की जा सके। इसके बाद पूरे एक महीने तक बीजेपी छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक और महिलाओं से युवाओं तक कनेक्ट करने के अभियान पर काम करेगी। आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद प्रोग्राम के तहत बीजेपी देश में मौजूद 14 लाख से भी ज्यादा आंगनवाड़ी केंद्रों तक पहुंचने के लिए कार्यक्रम का आयोजन करेगी। इस दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उनकी समर्पित सेवाओं के लिए सम्मानित किया जाएगा और माताओं से पोषण और बच्चों की देखभाल पर सीधी चर्चा होगी। सेवा में मेरा योगदान प्रोग्राम के तहत सेवा कार्य में शामिल युवाओं को रील्स के जरिए प्रेरित करने का अभियान चलाया जाएगा। सेवा सेतु अभियान के तहत कागजी औपचारिकताओं या किसी दस्तावेज की कमी के कारण सरकारी योजनाओं के फायदे से वंचित रह गए लोगों के लिए 15 दिनों तक ब्लॉक स्तर पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। वहीं इनोवेशन चैलेंज अभियान में देश के युवाओं की ऊर्जा को लोकल समस्याओं के व्यावहारिक और तकनीकी समाधान खोजने के कार्यक्रम में लगाया जाएगा। पार्टी की ओर से भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर को लेकर मनाती है। इस बार एक संयोग है कि 7 अक्टूबर 2001 को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की। उसको इस 7 अक्टूबर को 25 साल पूरे हो रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह सोचा गया कि हम जन्मदिन को लेकर सेवा पखवाड़ा करते हैं, तो ये 25 साल का औचित्य ध्यान में लेते हुए हम इसको एक सेवा संकल्प अभियान 1 मास का पूरे देश में
ये अभियान चलाए। सेवा संकल्प अभियान में आंगनवाड़ी में जो माताएं बहनें कार्यरत है, उनका सम्मान, संवाद और सही मायने में बच्चों की न्यूट्रिशियस परवरिश में उनका योगदान। सरकार तो योजना घोषित करती है और नीचे आखिरी छोटे बच्चे तक, घर तक इन आंगनवाड़ी सेविकाओं के द्वारा हम पहुंचाते हैं। तो ऐसे आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश भर की सभी 14 लाख से ज्यादा जो आंगनवाड़ी है वहां तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा। बीजेपी के सेवा संकल्प अभियान को लेकर शनिवार की मीटिंग में रोड मैप तैयार किया जा चुका है। अब प्रदेश स्तर पर वर्कशॉप की बारी है। ये मूलतः सांगठनिक बैठक था, तो इस पे जो चर्चा हुआ वो तो मीडिया को बचाना उचित नहीं रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर क्या सेवा कार्य किया, पूरा देश की आम जनता के साथ, पिछड़े हुए जनता के साथ, अनुसूचित जाति का साथ, युवाओं के साथ, महिला का साथ क्या हम लोग किया है और आने वाला दिन में हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए अभियान चलेगा। उसमें सबको भाग लेना है, पूरा पार्टी में इसमें शामिल रहेगा। हम सब यहाँ पर आए हैं क्योंकि नेशनल ऑफिसर्स बेयरर्स हैव बीन अनाउंस, उनसे मिलना था और सभी मिले। और प्रधानमंत्री मोदी जी जिनके 25 साल के लीडरशिप का एक बहुत बड़ा अहम माइलस्टोन अक्टूबर 7 को हो रहा है, उसके बारे में भी चर्चा हुआ। एक तरफ बीजेपी ने सेवा संकल्प अभियान के तहत देश के जन जन तक पहुंचने की योजना तैयार की है, तो वहीं मीटिंग में वंदे मातरम के सम्मान और उसकी ऐतिहासिक विरासत की रक्षा को लेकर एक अहम प्रस्ताव पारित किया है, जिसके जरिए बीजेपी ने साफ किया कि 1947 में भारत की स्वतंत्रता का जय घोष वंदे मातरम था और पीएम मोदी के 2047 के विकसित भारत के टारगेट का महाघोष भी वंदे मातरम ही होगा। मीटिंग के बाद बीजेपी के एक नेता ने वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस के स्टैंड पर जमकर हमला बोला। पार्लियामेंट में कानून बना जाए, वो पार्टी उसके अगेंस्ट रेजोल्यूशन नहीं ले सकती, ये बिल्कुल गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वंदे मातरम को लेके ये बोलना उचित नहीं है। देश के लिए, जो देश का हित के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश का जो 1947 में जो देश स्वाधीन हुआ था, वंदे मातरम गाने से हम लोग को गर्व बोध होता है। इसको लेके छेड़छाड़ करना, कोई राजनीति करना उचित नहीं है। बीजेपी ने अपने प्रस्ताव में साफ किया है कि राष्ट्रीय गीत को सांप्रदायिक दबाव, राजनीतिक तुष्टीकरण या फिर वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करने की विपक्ष की नीतियों का पार्टी विरोध करेगी। वंदे मातरम हमारे लिए, पूरे देश के नागरिकों के लिए सबसे ऊपर है और इस पर हमें गर्व है। देश का हर नागरिक वंदे मातरम गाता है, वंदे मातरम पर गर्व है। केवल व केवल मुस्लिम लीग के एजेंडे पर चलने वाले लोग, जिन्होंने आजकल नया नया मुस्लिम लीग का झंडा और एजेंडा उठाया है, वो लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं। श्रीमती सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, ये मुस्लिम लीग का एजेंडा लेके चल रहे हैं। और सोनिया जी ने जो वहां किया कांग्रेस के मुख्यालय में 15 अगस्त वाले दिन, वो स्पष्ट बताता है कि एक विदेशी मूल के नेता और उसका स्वभाव कैसा होता है, उसका व्यवहार हमारे राष्ट्रगीत के साथ कैसा होता है। हमें गर्व है और ये भारत के पार्लियामेंट में एक मत से वंदे मातरम का सम्मान हो, वो रेजोल्यूशन भी पास हुआ। कांग्रेस अभी भी 1937 की जो भावना है उसी में रहेगा। अभी 2026 है तो उसी में ठेके हुए। देश विभाजन हो गया, उसके बाद 10 साल बाद देश विभाजन भी हो गया। अभी भी कांग्रेस तैयार नहीं है वंदे मातरम पूरा गाने के लिए। मैंने इनके मन में और भी टुकड़ा टुकड़ा गैंग के साथ तो मिले हुए थे ही। तो उस दिन 15 अगस्त को लोगों ने देख लिया कांग्रेस का हाईकमांड का कैरेक्टर क्या है
वो सभी इस समय राष्ट्र के विरुद्ध में जो कहने वाले हैं, राष्ट्र के विरुद्ध में चलने वाले हैं, ऐसे मानसिकता वाले तत्व के साथ, ऐसा संस्थानों के साथ संपर्क रखता है, उस दिन जग जाहिर हुआ है। बीजेपी की नई टीम को पीएम मोदी ने टास्क दे दिया है और अब इसका असर आने वाले दिनों में जमीन पर दिखने वाला है। यूपी में रिजर्वेशन रिफॉर्म को लेकर सियासत तेज हो गई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण व्यवस्था में सुधार और मौजूदा व्यवस्था के विरोध में चल रहे छात्रों के प्रदर्शन के बीच अब सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच बातचीत की पहल हुई है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने छात्रों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की और उनकी मांगों को केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाने का भरोसा दिया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि छात्रों की मांग नेतृत्व को पहुंचा दी गई है। उन्होंने कहा कि अगले 48 घंटे यानी 2 दिन के अंदर छात्रों का प्रतिनिधिमंडल जो है उससे जुड़े मामलों को उससे जुड़े लोगों को केंद्रीय मंत्री से उनकी मुलाकात करवाने की पहल की जा रही है। इधर एसपी चीफ अखिलेश यादव ने बीजेपी पर सुधार के नाम पर आरक्षण खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया है। धरना प्रदर्शन हुआ, उसमें आप सब की एक हमें पत्र मिला है। उस पत्र को हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व को दिया है और केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि हमारे जो साथी हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे, उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और किसी भी स्थिति में अपने देश के युवाओं का, अपने देश के छात्रों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे और सबको साथ लेकर के चलेंगे। अब इसी बात की सूचना देने के लिए हम आपके बीच में आएंगे और 2 दिन के बाद आप लोगों की इच्छा थी कि हम केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष अपनी बात रखें, तो माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ में 2 दिन के बाद इनकी बैठक होगी, उसमें हम इनको लेकर के जाएंगे और इनसे साथ में बात करेंगे। छात्रों के प्रतिनिधि हर्ष दुबे ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से मामले का संज्ञान लेने और केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत की पहल पर आभार जताया। अब छात्रों की नजर 48 घंटे के अंदर प्रस्तावित केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक पर लगी है। कहीं ना कहीं सर लोगों ने हमारी बातों को सुनने का प्रयास किया, बहुत धन्यवाद। लेकिन हम बच्चों के साथ थोड़ी सी बर्बरता हुई है, जो गरीबों के साथ बर्बरता हुई है उसको देखा जाए कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन जब भी हो तो उस पर ध्यान दिया जाए। और हमारी मानना है कि सर ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री जी से हमारी मुलाकात कराई जाएगी और हम लोगों की बात वहाँ रखी जाएगी, तो सर अपने वादे पर खरा उतरेंगे और सर अपनी मांग को पूरा करेंगे। हमारा कहीं ना कहीं कहना है कि अगर जिनके केंद्रीय मंत्रियों से हो सके कराया जाए, लेकिन अमित शाह जी और मोदी जी से हो सके तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी हमारे लिए। लेकिन फिर कोई भी मंत्री हो, सभी हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेड हैं और हमारा कहना है कि इस विषय पर एक बार गंभीरता से चर्चा करने की आवश्यकता है और क्यों हम इस विषय को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र बनाते जा रहे हैं। और सर का बहुत आभार है जो सर ने हम लोगों की बात को सुना और आगे तक पहुँचाया, क्योंकि सर ही हमारी बात को आगे तक पहुंचा सकते थे और कोई ऐसा जरिया नहीं था हमारे पास। तो सर ने हम लोगों की बात सुनी, इसके लिए सर का बहुत धन्यवाद। आरक्षण सुधार की मांग को एसपी चीफ अखिलेश यादव ने एक साजिश बताया है। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र पीडीए समाज के खिलाफ एक और गहरी साजिश है। तो एक्स पोस्ट के जरिए अखिलेश यादव ने इसे एक साजिश करार दिया है। चीनी की बढ़ती कीमतों और यूपी में चीनी की कालाबाजारी पर सीएम योगी का एक्शन हुआ। शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल बैठक की। इस बैठक में राज्य की चीनी मिलों में मौजूद स्टॉक, बाजार में आपूर्ति और कालाबाजारी को रोकने के उपाय पर बातचीत हुई और गाइडलाइंस जारी की गई। अधिकारियों को साफ निर्देश दिया गया कि 400 टन से ज्यादा स्टॉक रखने या 30 दिनों से ज्यादा का भंडारण करने वाले डीलर्स के खिलाफ एस्मा के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए। त्योहारों के मौसम से पहले बाजारों में किसी भी प्रकार की कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार एक्शन में है। यूपी के गन्ना मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा, उत्तर प्रदेश में इस बार भी 90 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा चीनी का उत्पादन हुआ है। आज भी 150 लाख मीट्रिक टन सरप्लस चीनी है। हमने पत्र लिखा है कि पूरे देश में चीनी सप्लाई करने के लिए हम तैयार हैं। चीनी की कोई कमी नहीं है। ये भ्रम पैदा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में इस वर्ष भी 90 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा चीनी पैदा हुई। आज उत्तर प्रदेश में हमारे पास 179 लाख मीट्रिक टन चीनी मौजूद है। उत्तर प्रदेश में चीनी का जो खर्चा है वो 4 लाख मीट्रिक टन प्रति माह है।
हमारे पास आज भी 150 लाख मीट्रिक टन चीनी अधिक है, जिसे चूंकि कोटा केंद्रीय सरकार के द्वारा रिलीज किया जाता है। जब वो चाहे, हमने पत्र लिखा है एक, ये पूरे देश में हम चीनी सप्लाई करने को तैयार हैं, इसलिए चीनी की कोई कमी नहीं है। जब 150 लाख मीट्रिक टन सरप्लस चीनी हमारे पास मौजूद है। 15 अक्टूबर से हम नया पराई सत्र शुरू करने जा रहे हैं, इसलिए चीनी की कोई कमी नहीं है। ये भ्रम पैदा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश, मैंने तो पिछली बार बैठक में ये कहा था कि उत्तर प्रदेश अकेला पूरे देश को चीनी खिला सकता है।